नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 13 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NTPC, दिल्ली पुलिस, CPO SI, बिहार SI, UP SI और साथ साथ राजस्थान पुलिस और इसके साथ साथ अदर स्टेट सर्विसेज के लिए भी यह लाभप्रद होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में। नितिन गडकरी टू लॉन्च खादी प्राकृतिक पेन। ये एक तरह से देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। यानी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा MSME मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, बहुत ही चर्चित मंत्री हैं। इन्होंने अपने आवास पर एक नए तरह के पेंट को लॉन्च किया है। यह गाय के गोबर से निर्मित भारत के इस पहले पेंट को खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग ने विकसित किया है और यह एक पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है जिसे खादी प्राकृतिक पेंट कहा जाता है। दोस्तों यह अपनी तरह का अपना पहला उत्पाद होगा जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित होंगे, जो जैसे पेंटिंग करते हैं तो उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। और केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंग और KVIC के अध्यक्ष हैं कौन? विनय कुमार सक्सेना। ये भी ध्यान रखिएगा इन व्यक्तित्व को, और यह लोग थे उस समय। और दोस्तों खादी जो प्राकृतिक पेंट है इसको दो रूपों में उपलब्ध है। पहला क्या है? डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्सन पेंट। इस परियोजना की परिकल्पना मार्च 2020 में KVIC के अध्यक्ष ने की थी और बाद में इसे KVIC की एक इकाई के रूप में काम करने वाले कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर ने। अब यही पूछ लेगा कि इसको किसने विकसित किया, तो किसने किया? कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर, यानी इसको क्या कहेंगे? कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर ने इस खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है। सीधे प्रश्न आ जाएगा, इस पेंट में सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम जैसी अन्य कोई भी भारी धातु नहीं है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिप्रद हो। तो यह स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देगा, साथ साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय रोजगार, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सृजित करने में मदद देगा। और इस तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में गोबर की भी खपत बढ़ेगी। इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। जो लोग जानवरों को पालते हैं उनके गोबर को सरकार खरीदेगी और इस तरह से छोटे छोटे उद्यम स्थापित होंगे। इस तरह से किसानों तथा गौशालाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व के अवसर बढ़ेंगे और गाय के गोबर के उपयोग से पर्यावरण स्वच्छ होगा तथा नालियों के अवरुद्ध होने जैसी समस्याएं भी खत्म होंगी। और इसको जो है ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण तीनों संस्थाएं हैं। खादी प्राकृतिक डिस्टेम्पर और इमल्सन पेंट का जो परीक्षण देश की 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया गया, जिसके बाद इसको लॉन्च किया जा रहा है। यानी कौन कौन सी हैं ये ध्यान रखिएगा। नेशनल टेस्टिंग स्कूल या हाउस कह सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षणशाला मुंबई, और दूसरी है श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और तथा तीसरी है राष्ट्रीय परीक्षणशाला ये गाजियाबाद। ये तीनों संस्थाओं ने इसको जो है यह सफल रहा यह परीक्षण। उसके बाद इसको उतारा गया, इसका उद्घाटन किया कौन? गडकरी साहब। अब बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 फार्म्स लॉ अंटिल फर्दर ऑर्डर्स फार्म कमेटी टू होल्ड टॉक। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कृषि कानून है, इस पर कई 1 महीने से ज्यादा समय से जो है भारतीय किसानों ने आंदोलन कर रखा है इस बिल के खिलाफ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। और कोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी, अब यही पूछ लेगा ये 4 सदस्यीय कमेटी है कि 3 सदस्यीय कमेटी है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में
बन सकता है। तो इन 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान और शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत तथा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी यानी ये 4 सदस्य शामिल होंगे और यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि किसानों के अमल पर रोक जारी रहेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पारित होने से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था एमएसपी वह अगले आदेश तक जारी रहेगा। कोर्ट ने गठित कमेटी से कहा है कि वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दे। अब दोस्तों, यह जो हो हल्ला मचा हुआ है तो थोड़ा सा इस कृषि कानून के बारे में जान लीजिए। तो कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 ये पहला है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून के तहत अब किसान देश के किसी भी हिस्से में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले की फसल खरीद प्रणाली उनके प्रतिकूल थी, क्योंकि वे सिर्फ पास की मंडी में ही अपना उत्पाद या जो भी उत्पादन करते थे वो बेच सकते थे। अब वह कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसमें किसानों की आपत्ति क्या है? इच्छा के अनुरूप उत्पाद को बेचने के लिए वह आजाद नहीं है, ऐसा उनका मानना है। भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह कीमत अच्छी होने का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे में चूंकि अब वह वेट करेंगे तो उनका जो भी उत्पाद है वह बेकार हो सकता है। ऐसे में यह आशंकाएं लगाई जा रही। यही कारण है कि किसानों ने यह आंदोलन छेड़ रखा है और खरीद में देरी पर एमएसपी से काफी कम कीमत पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं किसान। तो इसीलिए इस पर यह पहला बिल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, कमीशन। अब जैसे कमीशन एजेंटों को खेती व निजी जरूरतों के लिए रुपए जो उधार दिए जाते हैं, तो औसतन हर एजेंट के साथ 50 से 100 किसान जुड़े होते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून 2020 यानी प्राइस एश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर सर्विस एक्ट 2020। यह कानून बनने के बाद किसान अनुबंध के आधार पर, यही इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, के लिए आजाद हो गए हैं। हालांकि किसानों की यह आपत्तियां हैं कि किसानों का कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। हालांकि तीनों पर विरोध हो रहा है। और तीसरा क्या है, आवश्यक वस्तु कानून 2020 यानी इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। यानी इस बिल के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाले तेल, प्याज व आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। तो दोस्तों, इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी और आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भंडारण की छूट से कारपोरेट फसलों की कीमत को कम कर सकते हैं। तो यही किसानों की इसमें क्या आपत्तियां हैं कि असमान स्थिति के लिए कीमतें इतनी अधिक होंगी कि उत्पादों को हासिल करना आम आदमी के बूते में नहीं होगा। इसी तरह से मौजूदा अनुबंध कृषि का स्वरूप अलिखित है। फिलहाल निर्यात होने वाले जो लायक आलू है, गन्ना है, कपास, चाय, कॉफी, फूलों के उत्पादन के लिए ही अनुबंध किया जाता है। तो कुछ राज्यों ने मौजूदा कृषि कानून के तहत अनुबंध कृषि के लिए नियम भी बनाए हैं। तो यह जो है, यह तीनों बिल है, इसी का विरोध हमारे किसान कर रहे हैं। हालांकि इस पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसमें से अधिकतम जो सदस्य हैं वह इस बिल के मतलब सपोर्ट में है। ऐसे में अब देखना है कि किसानों को क्या राहत मिलती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों, आज इसका 5 वर्ष मना रहा है हमारा देश, यानी 5 साल की हो गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के 5 साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। और इस तरह से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने में यह भी योजना काफी मददगार सिद्ध होगी। तो सरकार ने किसानों के लिए फसलों को होने वाले जोखिम से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज ही के दिन 13 जनवरी, ये ध्यान रखना डेट, 2016 को इस योजना को मंजूरी दी थी। और कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से पहले प्रति हेक्टेयर बीमा की औसत
औसत राशि 15,100 रुपए थी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 40,700 कर दिया गया है। और कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 13 जनवरी 2016 को योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 90,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे जा चुके हैं। अब इसमें इस योजना की कुछ खास बातें थोड़ा सा जान लीजिए। तो यह योजना के अंतर्गत 33% और उससे अधिक फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान की जाती है, जो पहले 50% नुकसान की स्थिति में दी जाती थी। और दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न सिर्फ किसानों की आजीविका की रक्षा करती है, बल्कि टिकाऊ खेती सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाती है। अब ऐसे में मान लीजिए कि फसल नुकसान होता है तो सरकार उसको पूरा मुआवजा देगी। इसी तरह से ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के उपयोग से अब फसल के नुकसान का आकलन करने में तेजी आई है और दावों के त्वरित निपटारों को बढ़ावा भी मिला है। यानी अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम पता कर सकते हैं कि कहां पर कौन सी फसलों के लिए कौन से कीड़े लगे हुए हैं, या कौन सा सूखा क्षेत्र है, कौन सा बाढ़ वाला क्षेत्र है। इन सब की जानकारी ड्रोन तकनीक के माध्यम से किसानों को मिल रही है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल उत्पादन में बढ़ाने के लिए काफी सहूलियत हो रही है। इस तरह से प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किसान अब आसानी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना नामांकन भी करवा सकते हैं। तो किसान के हिस्से के अतिरिक्त प्रीमियम का जो खर्च है राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सहायता के रूप में दिया जाएगा। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में यह 90% यानी 90%, 90:10 का रेशियो रहेगा, यानी सहायता केंद्र सरकार देगी। और इस योजना के तहत जो बीमित राशि बढ़ाकर 40,700 रुपए कर दी गई है, जो पूर्व की योजनाओं के दौरान प्रति हेक्टेयर मात्र 15,100 रुपए थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे बिंदु। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम द अपॉइंटमेंट ऑफ क्राउन प्रिंस हैज बीन अनाउंस्ड इन ओमान। दोस्तों, ये ओमान देश है, इसकी राजधानी क्या है? मस्कट है। याद रखिएगा दोस्तों, गल्फ देश है, बहुत ही शांत प्रिय देश है, आतंकवाद से सुरक्षित देश है। ये यहाँ पर आतंकवाद जैसी घटनाएं नहीं होती हैं दोस्तों। यह काफी महत्वपूर्ण, अब जैसे ओमान में साक्षरता दर 91.1% है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और यह 3 महाद्वीपों के पक्षी एशिया, यूरोप और अफ्रीका ओमान में आते हैं। और ओमान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर महिलाओं को दर्जा यानी पूरे राजनीतिक अधिकार कानून पूरी ताकत के लिए सुरक्षित है ओमान। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है दोस्तों, पर्यटन के साथ मछली और कुछ कृषि उत्पादों का व्यापार ओमान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि गल्फ देश के अंतर्गत आता है इसके पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, यमन, यह तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि यहाँ पर पर्यटन और कृषि उत्पादों का व्यापार होता है। तो ओमान के संविधान में कई अहम संशोधन के साथ पहली बार देश में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। यह घोषणा ओमान के सुल्तान, अभी भी ध्यान रखना ओमान के सुल्तान कौन है, हैथम बिन तारिक अल सैद ने किया है। इसमें नए बुनियादी कानूनों में नागरिकों के लिए ज्यादा अधिकारों और स्वतंत्रता में सरकार की भूमिका पर जोर दिया है। इनमें महिला और पुरुषों के बीच समानता भी शामिल है। दोस्तों, क्राउन प्रिंस की नियुक्ति करने की सुल्तान हैथम की योजना में ओमान की राजनीति में जो अनिश्चितता का दौर है वह खत्म होगा। नई बुनियादी कानून में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का तंत्र और उसके दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद ने संविधान में जिन संशोधनों को जगह दी है उनमें कानून के शासन और न्यायपालिका की आजादी को सत्ता का आधार बनाया गया है। सुल्तान ने सरकार और राज्यों में भी बदलाव किए हैं। इसके तहत वित्त और विदेशी मंत्रियों के साथ केंद्रीय बैंक के चेयरमैन की भी नियुक्ति की गई है। थोड़ा सा ओमान के बारे में जान लीजिए। ये देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे देश से भी गुजरती है, हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसी के अक्षांश पर स्थित है। तो यह बीच में हिंद महासागर आ जाता है और यह ओमान को क्रॉस करती है। इसकी राजधानी देख रहे हैं ना, मस्कट है। ये गल्फ ऑफ ओमान है और यह फारस की खाड़ी है। इसी के बीच में दोस्तों हार्मुज जल संधि है जो रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ईरान और ओमान को हार्मुज जल संधि अलग करती है। इधर बगल में देख रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसकी राजधानी अबू धाबी है। सऊदी अरबिया है, इसकी राजधानी रियाद है। देख रहे हैं रूबल खाली डेजर्ट है, यह ओमान को भी स्पर्श करता है और बगल में यमन है, इसकी राजधानी साना है। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं यूएस रिब्रांड क्यूबा एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म।
दोस्तों, यूएसए ने फिर से क्यूबा पर आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश की सूची में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2015 में ओबामा का शासन था तो उन्होंने इसको सूची से बाहर किया था, लेकिन उनके फैसले को पलटते हुए डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते यह फैसला सुना जा रहे हैं। तो यह फैसला अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन की सत्ता की कमान संभालने से कुछ दिन पहले लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी उसका मतलब पश्चिमी गोलार्ध में उसका हस्तक्षेप रोकने की कोशिश की है। तो पूरी तरह से वेनेजुएला की तो अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो चुकी है। अमेरिका पूरी तरह से वेनेजुएला से इस समय नाराज चल रहा है। तो क्यूबा को इस सूची में शामिल किए जाने के बाद अब कारोबार करने वाले देशों और लोगों को दंडित किया, यानी अब क्यूबा से कोई भी अंतरराष्ट्रीय देश संबंध नहीं स्थापित कर पाएंगे। ऐसे में क्यूबा का हाल भी वेनेजुएला जैसा हो जाएगा। इस सूची में शामिल देशों को अमेरिकी विदेशी सहायता नहीं मिलती है। रक्षा आयात व निर्यात संबंधी कई प्रतिबंध इसमें लगाए जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से क्यूबा के लिए अब संकट की घड़ी आ गई है। और क्यूबा आप देख सकते हैं एकदम यूएसए से बगल में ही है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, इसको फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं। यह फ्लोरिडा प्रांत है अमेरिका का सबसे दक्षिणतम प्रांत है और जो है क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करता है। यहाँ पर देख रहे हैं बहामास है, इसकी राजधानी नसाउ है और यह कैरेबियन सागर है। दोस्तों, क्यूबा की राजधानी हवाना है, इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों, यहां फिदल कास्त्रो का शासन चलता था, उसके बाद राउल कास्त्रो आए और अब वर्तमान में यहां के प्रेसिडेंट हैं मैगुएल डियाज कैनेल। ध्यान रखेंगे। और यहां की जो करेंसी है क्यूबन पेसो है। यहाँ पर स्पेनिश भाषा चलती है, स्पेनिश यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ स्पेन का राज हुआ करता था, कॉलोनी हुआ करती थी। क्यूबन कन्वर्टिबल पेसो, यह दोनों मुद्राएं यूज होती हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री भी यहाँ नियुक्त होने लगे हैं। राउल कास्त्रो के बाद से 76 साल के बाद शुरू किया गया। तो यह मैनुअल मर्रो क्रूज हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। विलियम बर्न्स इलेक्टेड डायरेक्टर ऑफ CIA। दोस्तों, यह अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। तो राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ विलियम बर्न्स को CIA के निदेशक पद के लिए चुना है। दोस्तों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। 64 ईयर ओल्ड विदेश मंत्रालय के साथ, यानी ये इन्होंने रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके हैं। 33 वर्षों का अनुभव है और वह रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। वह कभी खुफिया अधिकारी नहीं रहे हैं, जबकि इनको CIA का निदेशक बनाया गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण, हालांकि यह काफी मोदी की नीतियों से यह मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन अब वर्तमान में हमारा देश इतना आगे जा चुका है कि ऐसे में कोई भी अमेरिका के शीर्ष पदों पर आएगा भारत के साथ चलकर, भारत के साथ हाथ से हाथ मिला करके ही कार्य करेगा दोस्तों। तो यह व्यक्तित्व है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और CIA के बारे में जान लीजिए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। दोस्तों, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार के अंदर कार्य करने वाली असैनिक गुप्तचर संस्था है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक नीति निर्माताओं के मार्गदर्शन हेतु विश्व की सरकारों, औद्योगिक संगठनों एवं व्यक्तियों के बारे में गुप्त सूचना एकत्रित करना है एवं उसका विश्लेषण करना है। नेक्स्ट है बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में, अपील टू ब्रिंग टूरिज्म टू बी द कॉन्करेंट लिस्ट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू होटल सेक्टर। दोस्तों, कोरोना नामक इस महामारी ने लगभग सभी क्षेत्र को परेशान किया है। ऐसे में होटल क्षेत्र और रेस्तरां संगठनों का शीर्ष निकाय जो है FHRAI फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मांग की है कि कोविड-19 महामारी के बाद से होटल और रेस्तरां क्षेत्र भारी घाटे और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और क्षेत्र को निकट भविष्य में कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को इसने पत्र लिखा है कि इसे कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए दोस्तों। तो निकाय के उपाध्यक्ष गुरुबख्श सिंह कोहली ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची, दोस्तों सूचियां हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से याद हो तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की लिस्ट है।
यानी कौन कौन सी? केंद्र सूची जिसे संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संविधान लागू हुआ था तो 97 था केंद्र सूची में विषय की संख्या, 66 था राज्य सूची में और 47 था समवर्ती सूची में। अब यह 52 हो गया है, यह 61 हो गया है और यह 100 हो गया है दोस्तों। तो इसे समवर्ती सूची, यानी केंद्र सूची में किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का निर्णय किसका होता है? केंद्र सरकार का। और इसी तरह से राज्य सूची में राज्य निर्णय लेता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों की सहमति होती है। तो इस तरह से इसको जो है करने की बात चल रही है। तो ये इन्होंने मांग की है कि हमें समवर्ती सूची में डाला जाए, जिससे कि हम लोगों को भी लाभ मिल सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। मोबेक्स अवार्ड दोस्तों यहां पर दिख रहा है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? दिल्ली। तो कोरोना काल में ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से यात्रियों की उल्लेखनीय मदद के लिए आईजीआई एयरपोर्ट को मोबेक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैश्विक स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धा में विश्व भर की 300 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और कोरोना काल में ऑनलाइन मीडिया में ज्यादा सक्रियता के संबंध में एडजुल्ली संस्था, ये भी ध्यान रखना, एडजुल्ली संस्था ने मोबेक्स अवार्ड के लिए वैश्विक स्तर पर चयन के लिए सर्वे कराया था। इसमें आईजीआई एयरपोर्ट का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो इस तरह से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इस प्रतिष्ठित सम्मान पाकर खुशी जताई है और बताया कि कोरोना काल के दौरान एयरपोर्ट की सोशल मीडिया टीम ने 4.5 लाख यात्रियों के सवालों का सबसे कम समय में जवाब दिया और वैश्विक स्तर पर यह प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। अब दूसरा जो है आज की पुस्तक है ए बुक टाइटल द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया बाई XCEC, यानी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम सुना होगा SY कुरैशी की किताब है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि 15 फरवरी 2021 को लॉन्च होगी। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसके जो अंश हैं, इसमें जो सार है कि यह पुस्तक धार्मिक दृष्टिकोण से भारत की जनसांख्यिकी का मूल्यांकन करती है और इसमें यह सारे पॉइंट दिए हैं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है खेल समाचारों में दोस्तों, अंकिता इन फाइनल राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्वालिफायर। दोस्तों भारत की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, अब यही नाम आ जाएगा कि इनका संबंध किस खेल से है। तो महिला एकल दुनिया की 118वें नंबर की खिलाड़ी कैटरीन जावात्स्का के खिलाफ 3 सेट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्वालिफायर के अंतिम दौर में जगह बना ली हैं। लेकिन वही पुरुष एकल में रामकुमार रामनाथन को हार का सामना करना पड़ा। दुबई में चल रहे महिला एकल क्वालिफायर में 180वीं रैंक वाली अंकिता ने दूसरे दौर के मुकाबले यूक्रेन की खिलाड़ी को 2 घंटे 20 मिनट में 6-2, 2-6, 6-3 से हराया। अब उनका सामना सर्बिया की ओल्गा डानलोविच से होगा, जो कि रैंकिंग उनकी है 183 पे, और दोनों के बीच यह मुकाबला होगा। और अंकिता छठी बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में जगह बनाने के लिए चुनौती पेश कर रही हैं और इतिहास रचने से मात्र 1 कदम दूर है। और इसमें जीतती हैं तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए जो टूर्नामेंट होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है ना, तो उसके लिए जो है यह जगह बना लेंगी। दोस्तों भारत की ओर से किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल मुख्य ड्रा में अब तक सिर्फ निरूपमा वैद्यनाथन, ये नाम याद रखिएगा, और सानिया मिर्जा ही चुनौती पेश कर पाई हैं। निरूपमा ने 1998 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई थी, जबकि साइना ने 2012 से एकल वर्ग में हिस्सा लेना बंद कर दिया था। दोहा में चल रहे पुरुष एकल में रामकुमार को दूसरे दौर में चीनी ताइपे के तुंग लिन वू के खिलाफ 69 मिनट में 3-6, 2-6 से हार झेलनी पड़ी। तो इस तरह से राम कुमार बाहर हो गए हैं। अभी आशा है अंकिता रैना से। अब दोस्तों बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे इंडियाज मेजर स्पेस सेंटर। यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहां है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसको VSSC कहते हैं। तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र त्रिवेंद्रम कहां है? तिरुवनंतपुरम, केरल के थुम्बा नामक स्थान पर स्थित है।
इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का यह सबसे बड़ा केंद्र है। यह केंद्र देशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकास का कार्य को समर्पित है और वीएसएससी के तहत स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी भी है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन में दिया है। और नेक्स्ट है दूसरा इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसको कहेंगे आईएसएसी। ये कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। इसमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी व अन्य उद्देश्यों के लिए तैयार होने वाले सैटेलाइट से संबंधित डिजाइन किया जाता है, परीक्षण व अन्य कार्यों को यहाँ अंजाम दिया जाता है। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल और IRS 1A सैटेलाइट इसी केंद्र में तैयार किए गए थे। IRS और इनसेट श्रृंखला के सैटेलाइट यहाँ बनाए जाते हैं, यानी द सैटेलाइट ऑफ IRS एंड इनसेट सीरीज आर मेड हियर। और तीसरा कौन सा है? सार। दोस्तों यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आइलैंड पर स्थित है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़े जाने का यह मुख्य केंद्र है। देश का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर प्लांट भी यहीं स्थित है और यह केंद्र पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। दोस्तों नेक्स्ट है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। इस केंद्र के तहत अंतरिक्ष यानों को छोड़े जाने से संबंधित प्रणाली विकसित की जाती है। इसके लिए बेंगलोर में एक केंद्र है और दूसरा केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, जहां लॉन्च व्हीकल प्रोपल्शन सेंटर से संबंधित कार्य किए जाते हैं। मुख्य परीक्षण व अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के महेंद्रगिरी नामक स्थान पर है दोस्तों। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यह अहमदाबाद में है, जो कि याद रखना दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधित तमाम तरह के अनुसंधान कार्य यहां संचालित होते हैं। यह केंद्र नई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है। टीवी, दूरसंचार से संबंधित प्रौद्योगिकी पर भी अनुसंधान व विकास कार्य चलते रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। ये भी अहमदाबाद में ही स्थित है। यह अंतरिक्ष व दूरसंचार से संबंधित विभिन्न सॉफ्टवेयरों के अनुसंधान व विकास को समर्पित है। दूरदर्शन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित अध्ययन के लिए यह केंद्र जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसरो टेलीमेट्री ट्रेनिंग एंड कमांड नेटवर्क। ये कहाँ है? बेंगलोर में है। सीधे सीधे फैक्ट है, याद रखिएगा। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है और फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ये भी अहमदाबाद में है। तो यह इस तरह से आज हमने दिया, इसे याद करने की कोशिश करिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि लगातार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। अब उत्तर में गलतियां थोड़ी कम हो रही हैं, हालांकि एक आध गलतियां लोग कर देते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। आज उत्तर देने वालों में है इस्माइल जमीउल्ला, विशाल सिंह, मनु शर्मा, मिथिलेश सिंह, नीरज यादव, सुनील रावत, SK, नीरज हिमता, ऋतिक सिंह, सूरज उपाध्याय, शुभम रघुवंशी, किरण शाह, ज्ञान रंजन साहू, अश्विन प्रभा, वैष्णवी मते, संदीप यादव और सौरभ चौधरी, उदय जी के, राजेश कुमार और सरकारी जिंदगी क्लासेस विश्वजीत कुशवाहा, इन लोगों ने कमेंट अथा और सब लोगों ने आंसर दिया है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर दें। आज पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप खादी नेचुरल पेंट। इसमें बताना है आपको कौन किया है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर, श्री राम इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, या राष्ट्रीय परीक्षणशाला गाजियाबाद, या राष्ट्रीय परीक्षणशाला मुंबई। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एग्रीकल्चर लॉ। तो यानी कृषि कानून की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? 3, 4, 5 या 6 सदस्यीय। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 15 में हुई थी, 2000, 2016, 17 या 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? विच टू कंट्रीज सेपरेट द हार्मुज स्ट्रेट? दोस्तों ईरान और सऊदी अरब, ओमान और ईरान, ओमान और कुवैत, या सऊदी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? नसाउ, हवाना, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो दोस्तों इसमें बहामास की भी राजधानी है, क्यूबा की भी राजधानी है, हैती की भी राजधानी है और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी है। चारों देश हमने बता दिया है। अब बात करते हैं CIA
किस देश की गुप्त संस्था है? यानी CIA इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? रूस, अमेरिका, जापान या इजराइल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट को मोबेक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कैंपे गौड़ा भी कहते हैं, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ या मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इसी में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया? हामिद अंसारी, प्रणव मुखर्जी, SY कुरैशी या राहत इंदौरी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता रैना इज रिलेटेड टू विच गेम? किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या मुक्केबाजी? और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट कहां अवस्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु या त्रिवेंद्रम? तो इन 10 प्रश्न के उत्तर आप लोग शीघ्र दीजिए। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।